हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज फिजिकल केमिस्ट्री में एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट डिस्कशन करेंगे, वो है नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस डिस्कस इट। नाम से जो सजेस्ट हो रहा है, एज द नेम सजेस्ट, नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब कुछ चीज का, कुछ सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कुछ भी चीज का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पार्टियां का जरूरत होंगे। कुछ पार्टीज होंगे ना जिसके बीच ये चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक उसी तरह नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया है। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू सॉल्वेंट्स होंगे जो आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। ये दोनों सॉल्वेंट में कुछ भी सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन जब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी दो ही सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन होना चाहिए जब हो जाएगा, तब इस दोनों सॉल्वेंट में वो जो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका कंसंट्रेशन का रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है इस रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूट ऑफ दैट सब्सटेंस इन दिस टू लिक्विड्स इन कॉन्टैक्ट, टू सॉल्वेंट्स इन कॉन्टैक्ट, राइट? So my dear friends, suppose we have carbon disulfide liquid in which iodine has been previously dissolved, right? ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड जिसमें ऑलरेडी आयोडीन था। ये हमको गिवन है। अभी क्या करना है, ये 50 ml का आयोडीन सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये प्रीवियसली सप्लाइड, ठीक है। सो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है जिसमें आयोडीन ऑलरेडी मिला हुआ है, जितना मिला हुआ है उसको अभी डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। कुछ भी तो है ना आयोडीन का अमाउंट कार्बन डाइसल्फाइड में, जिसको पहले हमको 50 ml गिवन था। तो हम क्या करेंगे, अभी वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ लिक्विड हम लेंगे, यानी कुल मिला के दोनों का वाटर लेयर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर का वॉल्यूम एंड कार्बन डाइसल्फाइड का वॉल्यूम जो भी हम लेंगे 100 ml करके लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कार्बन डाइसल्फाइड जब 50 ml था पहले फर्स्ट केस में, ये होगा केस 1, फिर ये है केस 2, ये है केस 3, ठीक है ना? वो जो केस 1, केस 2, केस 3 में पहले 50 ml कार्बन डाइसल्फाइड था जिसमें कुछ आयोडीन था, उसके साथ 50 ml वाटर ऐड करना है। इधर आयोडीन नहीं है, वाटर खाली, इधर नो आयोडीन, पहले नो आयोडीन इनिशियली, रॉ वाटर, खाली पूरा का पूरा प्योर वाटर, हम नो आयोडीन इनिशियली प्रेजेंट, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन था, ठीक है ना? कुछ चीज को ठीक तरह से हम समझेंगे तो टाइम लगेगा। ओके, सो 50 ml और 50 ml जो है, पहले कार्बन डाइसल्फाइड में जो पहले से कुछ आयोडीन मिला हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं 50 ml आयोडीन के साथ फर्स्ट केस में 50 ml वाटर हम डालेंगे और इसको बहुत लंबे समय तक सेक करते जाएंगे बहुत लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये जो पानी है वाटर को अभी कार्बन डाइसल्फाइड से आयोडीन का जाना शुरू हो जाएगा। ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल धीरे धीरे किधर चला जाएगा रे? धीरे धीरे ये वाटर लिक्विड को ट्रांसफर होगा। जिस
आयोडीन पहले से कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में था, अभी वो खुद को वाटर लेयर को लेना शुरू कर देगा। धीरे धीरे वाटर लिक्विड में आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन का कंसंट्रेशन शुरुआत से जितना था उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा जिधर कार्बन डाइसल्फाइड में जितना मैक्सिमम आयोडीन होना चाहिए वो हो जाएगा और आप वाटर को जितना आयोडीन को जाना चाहिए उतना हो जाएगा। तो आयोडीन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड में जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। अभी सेकेंड केस में क्या होगा, ये जो हमको पहले से कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन हमको सप्लाइड था, उसका 50 ml नहीं लेंगे, हम उसका 30 ml लेंगे। 30 ml ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन कार्बन डाइसल्फाइड एक नया वेसल में लेंगे, दूसरा वेसल में लेंगे और उसमें 70 ml वाटर ऐड कर देंगे और वही प्रोसेस करेंगे, सेक करते जाएंगे बहुत लंबे समय तक। और तब मैक्सिमम जितना आयोडीन का कंसंट्रेशन जाना चाहिए 70 ml ऑफ वाटर को चला जाएगा और जितना कार्बन डाइसल्फाइड में रहना चाहिए वो रह जाएगा। मैक्सिमम कंसंट्रेशन दोनों में आ जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर लिक्विड में। आर यू गेटिंग मी ना? इज इट कंटिन्यूइंग? या सिमिलरली तीसरा एक्सपेरिमेंट में और एक वेसल लेंगे जिसमें अभी जो सप्लाइड था हमको आयोडीन का सॉल्यूशन कार्बन डाइसल्फाइड में, उसका केवल 20 ml लेंगे और उसमें 80 ml ऑफ वाटर डाल देंगे, प्योर वाटर डाल देंगे और सेक करते जाएंगे तो धीरे धीरे आयोडीन चला जाएगा वाटर को जितना मैक्सिमम जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम आने का मतलब यह है कि वाटर में जितना मैक्सिमम आयोडीन कंसंट्रेशन होना चाहिए केस 3 में हो जाएगा और कार्बन डाइसल्फाइड से जितना जाना चाहिए आयोडीन उतना चला जाएगा। ये 3 अलग अलग केस में हम अभी क्या करेंगे, टाइट्रेशन के माध्यम से। हमको पता है ना एक नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, टाइट्रेशन से। अभी हम टाइट्रेशन करके 2 ही लेयर, डिफरेंट केसेस में 2 ही लेयर में, यानी कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर एक्वस लेयर, इसको बोलते हैं एक्वस लेयर, ये हो गया कार्बन डाइसल्फाइड लेयर। 2 ही लेयर में आयोडीन का कंसंट्रेशन कितना है उसको डिटरमिन करना है और उसका रेशियो लेना है। अभी हमको क्या करना है, concentration of iodine in carbon disulfide layer by concentration of iodine in water layer। इसको हम बोलते हैं ये जो लेयर है, अभी हम टाइट्रेशन के माध्यम से हर एक केस डिफरेंट केसेस में वाटर में आयोडीन का कंसंट्रेशन क्या है और CH2 में कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन का कंसंट्रेशन क्या है, अलग केस में हम अलग करके डिटरमिन कर लेंगे। जैसे कि अगर केस 1 में लेंगे तो 50 ml जो मिला था हमको कार्बन डाइसल्फाइड एंड उसमें डाले थे 50 ml ऑफ वाटर, इसमें वाटर में कितना आयोडीन है उसको नीचे लेना है इसका कंसंट्रेशन। फिर जो कार्बन डाइसल्फाइड है उसमें आयोडीन का कंसंट्रेशन क्या है उसको ऊपर लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे करके लेना है और इसको रेशियो लेना है। इधर लेंगे, इस केस में भी 30 ml जो हम कम कार्बन डाइसल्फाइड लिए थे उसका आयोडीन कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम होने के बाद, और 70 ml वाटर डाले थे तो वाटर को कितना आयोडीन गया है, इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम आयोडीन कंसंट्रेशन कितना है, इसमें कितना है, कार्बन डाइसल्फाइड में कितना है, वाटर में कितना है, इसका रेशियो लेना है। ठीक उसी तरह इसमें जैसे हम 2 लेयर का आयोडीन का कंसंट्रेशन ले रहे थे, इधर भी लेना है और उधर भी लेना है। ठीक है, ये जो आयोडीन का कंसंट्रेशन डिफरेंट लिक्विड लेयर में हम ले रहे हैं जो कि खुद में
वापस में कांटेक्ट में है, इधर है ना कार्बन डाइसल्फाइड लेयर और वाटर लेयर कांटेक्ट में है, देखा जाएगा 100% ये कि ये कम से कम ऑलमोस्ट इक्वल आएगा रेशियो। इधर ये दोनों का कंसंट्रेशन का रेशियो, इधर ये दोनों का कंसंट्रेशन का रेशियो, इधर भी इस दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का रेशियो हम लेंगे आयोडीन का, तो हमको मिलेगा एक कांस्टेंट, उसको हम लिखते हैं के डी इज ए कांस्टेंट और समटाइम्स वेरी नियरली कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ओके, ये था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसको नॉन्स्ट कैसे स्टेटमेंट देते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। स्टेटमेंट बोल रहे हैं द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, इधर कौन डिजॉल्व हो रहा है, आयोडीन डिजॉल्व हो रहा है। द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ the dissolved substance distribute itself between two immiscible solvents to distribute itself between two immiscible solvents in contact in such a way that or we would have written distribute itself between two layers of liquid, ऐसे भी हम लिख सकते थे, ये भी ठीक रहेगा। टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स इन कॉन्टैक्ट इन सच ए वे दैट एट इक्विलिब्रियम and for similar molecular species of the substance in two solvents for similar molecular species of the substance in two solvents, the ratio between क्यों लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस in two different solvents remains constant at any particular temperature. I don't think it is visible to you, so let us adjust. ठीक है, yes, now it is clearly visible to you, right? Okay. So solvents in contact in such a way that, ये था जो हम डिस्कशन कर गए उसका स्टेटमेंट। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बात इधर बोला गया है, ये तो हम इन सच ए वे दैट एट इक्विलिब्रियम की बात हम बोल रहे थे, जब एक सॉल्वेंट जिसमें ऑलरेडी वो सब्सटेंस है
उसमें और एक प्योर सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें वो सब्सटेंस नहीं है, वो सेक करेंगे तो धीरे धीरे जिसमें ऑलरेडी वो सब्सटेंस था उससे जिधर नहीं है उधर तक आ जाएगा, और ऐसे सेक करते जाएंगे तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ जाएगा दोनों ही सॉल्वेंट में, जितना रहना चाहिए वो रह जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हमको समझना कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही बात आ रहा है, फॉर सिमिलर मोलिकुलर स्पेसिस ऑफ द सब्सटेंस, यानी अगर कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन I2 होके उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है तो वाटर में भी I2 हो सकता है। क्यों ऐसे बात आ रहा है हमारे सामने? क्योंकि कभी कभी एक सॉल्यूट जो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट सॉल्वेंट इन कांटेक्ट में, एक सॉल्वेंट में वो मोनोमर होके रह सकता है और दूसरे सॉल्वेंट में वो खुद को जोड़ के डाइमर होके रह सकता है। जैसे कि अगर मैं बेंजीन एंड वाटर को दो सॉल्वेंट कंसीडर करूंगा और उसमें बेंजोइक एसिड सॉल्यूट होगा तो बेंजोइक एसिड वाटर में मोनोमर होके रहेगा, लेकिन बेंजीन में बेंजोइक एसिड खुद को डाइमर करके रखता है। बेंजीन में बेंजोइक एसिड खुद को डाइमर करके रखता है, तो ये मोनोमर उधर डाइमर, ये सिमिलर मोलिकुलर स्पेसिस नहीं होता, तो तब नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डजंट होल्ड गुड, राइट। सो इसीलिए अगर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमको अप्लाई करना है तो दो ही सॉल्वेंट में दो ही सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका मॉलिक्यूलर स्पेसिस सेम होना चाहिए। Did you get me? So that's why इधर लिखा हुआ है and for similar molecular species of the substance in two solvents then ratio of the concentration of the same substance in two different layer is a constant called distribution coefficient. Now I think you are getting clear. हम क्या करेंगे अभी, इसका कंडीशन क्या क्या कंडीशन डिफरेंट, एक तो कंडीशन है पहले सॉल्वेंट्स शुड बी इमिसिबल, कोई जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड वो खुद में मिसिबल नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। फिर दूसरा कंडीशन आता है फॉर सिमिलर मोलिकुलर स्पेसिस, दो ही सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस खुद को डिसॉल्व कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका मोलिकुलर स्पेसिस सेम होना चाहिए, उधर जो फार्मूला है उधर वही फार्मूला होना चाहिए, होल 2 होल 3 करके नहीं रहना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ और क्या कंडीशंस है उसको देख लेंगे, इससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है, ओके। सो अभी लिखेंगे कंडीशंस ऑफ नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले तो टू सॉल्वेंट्स शुड बी इमिसिबल, कोई किसी में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, टू सॉल्वेंट्स इन कॉन्टैक्ट, टू सॉल्वेंट्स इन कॉन्टैक्ट। टू सेकंड में क्या हुआ है होना चाहिए, द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस शुड हैव, ये सब्सटेंस है ठीक है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस should have the dissolved substance should have similar molecular species, in the two layers of solvents. Third, the temperature
द टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। और क्या है बाबा तुम्हारे लिए? ओके, नेक्स्ट चलेंगे। और क्या है हमारे लिए? द नंबर 4 है द सॉल्यूशंस इन कॉन्टैक्ट मस्ट बी डाइल्यूट, और इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए, तब जाके नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड गुड करता है, काम करता है ठीक तरह से। शुड बी डाइल्यूट, और इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर टेकन, द सॉल्यूशंस, if saturated solution are taken, then the solutions should be of, solutions किसका saturated solution होना चाहिए? The solution should be of a sparingly soluble salt, sparingly soluble salts और sparingly soluble substance। इसका मतलब क्या है? किसको हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं? जो खुद को बहुत कम डिजॉल्व करता है कुछ सॉल्वेंट में, वैसे जैसे कि हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड इन वाटर, कुछ सब्सटेंस जो बहुत कम डिजॉल्व होता है किसी सॉल्वेंट में, तो वो बहुत कम डिजॉल्व होने से सॉल्यूशन खुद ब खुद सैचुरेटेड हो जाता है। उस टाइप का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं। ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद हम इधर नहीं डिस्कशन करते जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस ऐड होने के बाद सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है। हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बात बोल रहे हैं जिसमें वही स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिजॉल्व हुआ हो। तो ऐसे कुछ कंडीशंस को लेके नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम करता है। अगर ये सब कंडीशन नहीं है तो फिर क्या होगा? जनरली ये जो सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस के बात हम बोलेंगे, सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस अगर नहीं है तो क्या होगा? कैसे एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन केस में नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम डिटरमिन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है, आगे जाके हम डिफरेंट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे। अभी चलेंगे, ये है प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये है प्रॉब्लम आपके लिए सक्सीनिक एसिड distributes itself between water and ether as per the following data, as per the following data। कैसे? इन वाटर लेयर, इन ईथर लेयर, कंसेंट्रेशन इन, ठीक है। इधर हम देखेंगे, ये है केस 1, केस 2
केस 3, केस 1 में जो सक्सिनिक एसिड का वाटर लेयर में कंसंट्रेशन है 0.0244, सॉरी 0. कितना कम है यानी डाइल्यूट है, एक कंडीशन को हम ये ओबे कर रहा है 0.244 और इधर है 0.0046, ठीक है 0.071, 0.013, 0.121, 0.022 यानी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ओके, सो जब हम डिफरेंट अमाउंट का ईथर एंड वाटर लेके हम सेट कर रहे हैं तो उसमें जो सक्सिनिक एसिड है ऐसे खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दो डिफरेंट लेयर में। वो सक्सिनिक एसिड का कितना कंसंट्रेशन है 3 डिफरेंट केसेस में डाटा गिवन है। बोल रहा है नाउ कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ किसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, जो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऑफ सक्सिनिक एसिड इन दीज टू लेयर्स, इन दीज टू लेयर्स, इन दीज टू लेयर्स, ठीक है, इन दीज टू लेयर्स। सक्सिनिक एसिड एक एसिड है, वाटर में जनरली वो ज़्यादा खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये जो रेशियो का ऑलरेडी कैलकुलेट करके हम रखे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करने से टाइम हम नहीं लेंगे। 1 मिनट माय डियर फ्रेंड्स। सो या नाउ हमको तो पहले से ही पता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड Sa इन वाटर लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वही सक्सिनिक एसिड इन ईथर लेयर, इन ईथर लेयर, ये ईथर है, ईथर लेयर, ठीक है, इन ईथर लेयर। सो डिफरेंट केसेस में हम इसको करेंगे। सो पहले KD केस 1 में कितना होगा, ये है वाटर, ये है ईथर लेयर, फिर 0.0244 बाई 0.0046 वो आता है 5.30। KD हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, KD केस 2 में इज इक्वल टू कितना होगा 0.071 बाई 0.013, ये आता है 5.47। सिमिलरली KD केस 3 में आएगा 0.121 बाई 0.022, तो ये आता है 5.50। मैं बोला था पहले से, तो नियरली इक्वल नो 5.30, 5.47, ये एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, नियर इक्विलिब्रियम है, पूरा इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ केसेस में ये थोड़ा डिफरेंट आता है, पूरा सेम नहीं आता। जो भी हो ये नियर कांस्टेंट है, तो तब भी हमारे पास वे है क्या करना है। जब प्रिसाइज होता है, जब हमको नियरली इक्वल वैल्यू आता है तो हम एवरेज ले लेते हैं, तो इसलिए इसको KD ना लिख के हम लिखेंगे के। डिफरेंट केस में वही जो कांस्टेंट वैल्यू ऐसे नियरली 5.5 के करीब आ रहा है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, KD जो 3 वैल्यू हमको मिल रहा है उसका एवरेज ले लेंगे, 5.30, 5.47 प्लस 5.5/3, जितना आता है उतना, ठीक है ना, वो होता है हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ सक्सिनिक एसिड इन 2 डिफरेंट लेयर, जो आएगा ये वैल्यू।
So I hope you enjoyed the class, my dear friends. If you like the class, then kindly subscribe to my channel, or you may download my app from the Play Store by searching Soul of Chemistry. Let us explore chemistry together. Thank you so much. Keep supporting me. Bye bye.